नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े चेहरों के हार की। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के बाद अब हार जीत की समीक्षा हो रही है। बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती, इसलिए भाजपा में समीक्षा से ज्यादा जश्न का माहौल है। भाजपा के लिए केवल एक सीट की समीक्षा जरूरी है और वो है कोरबा की सीट, जहां पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। लेकिन 2019 के मुकाबले भाजपा का प्रदर्शन सुधरा है। कम अंतर से जो जीत हुई है उसकी भी समीक्षा भाजपा करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए है। 90 में से 75 विधानसभा सीटों पर जो वोट है वो घटे हैं और लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट मिल पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा ऐसे दिग्गज नेता कांग्रेस की सरकार का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, वो भी हार गए। इस हार पर कटाक्ष करते हुए जब भाजपा का कहना है कि कांग्रेस चंद महीनों के भीतर दोबारा बुरी तरह हार गई, तो कांग्रेस ने कहा कि वो इस हार की समीक्षा जरूर करेगी कि हार के बाद कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या इसका असर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट पर भी पड़ सकता है, और क्या विशाल जीत के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को ज्यादा तवज्जो मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। सभी सीटों की समीक्षा होगी, जीत की भी, हार की भी, और कहीं विधानसभाओं में पीछे रह गए हैं उनकी भी समीक्षा होगी। इन सब बातों की, कुल वोट परसेंटेज हमारा कितना हुआ, इन सारी बातों की समीक्षा बड़ी तकनीकी तौर पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से भाजपा में किया जाता है। ये एक समीक्षा का विषय है और बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी समीक्षा करे, इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं, ताकि देखें हम लोग कि आखिर फिर इतनी भारी हार क्यों हुई, हार का सामना क्यों करना पड़ा, जब सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन किए, सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हार क्यों हो गई। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नतीजे कुछ सरप्राइजिंग नहीं रहे। क्योंकि 2019 की अगर बात करें, जब कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, तब 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और पहली बार एक सीट घटी थी, कोरबा और बस्तर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन 2024 में एक बार फिर से आंकड़ा 1 पर आके रुक गया। कोरबा में जीत मिल गई, लेकिन बाकी 10 सीटों पर हार गए। बस्तर की सीट जहां पर दीपक बैज थे, इस बार वहां से कवासी लखमा को उतारा गया, वो भी हार गए। शिव डहरिया भी हार गए, तामुजर साहू भी हार गए, भूपेश बघेल भी हार गए। बड़े बड़े दिग्गज वहां पर हारे हैं। लेकिन और भी दिलचस्प आंकड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए भी काफी कुछ है जिनमें सुधार करने की जरूरत है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एतराम साहू जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दुबे और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एतराम जी, आपको भी शुभकामनाएं। संदीप दुबे जी, आपको भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है कांग्रेस कहीं ना कहीं देश में जो सीटें मिले उसको लेकर। और एक बार फिर से बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा है, राज्य के छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी तमाम राज्यों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा बीजेपी के पास ही कि 11 सीटों में से 10 सीटों पर आपको जीत मिली, लेकिन एक सीट फिर से रह गई। क्या एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि कोरबा जो सीट थी जहाँ पे हार मिली है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सरप्राइज है। वहाँ पर शायद और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। अभिषेक जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2023 में और लोकसभा 2024 में, दोनों में ही छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। ऐतिहासिक जीत दिलाने का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके विश्वास में हम खरा इसलिए उतरे कि 2023 में विधानसभा में हमने जो वादे किए थे, अधिकतर बड़े वादे हमने पूरा किया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती। जब उनको विश्वास में, जब भी कोई उनके विश्वास में खरा उतरता है तभी भरोसा करती है। छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा था और भरोसा हो गया, इसीलिए 2024 में भी उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद दिया। इसमें हम एक सीट, कोरबा की सीट, हम कम अंतर से हार गए। निश्चित रूप से हम उसकी समीक्षा करेंगे, पर जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, हम उसको स्वीकार करेंगे। और जनता ने हमें 10 सीटों पर जो जीत दिया है, निश्चित रूप से उनके वादों में हम खरा, उनके
हम खरा उनके एहतराम जी, जो भी हम वादे किए होते हैं, हम खरा कोरबा की उतरेंगे। बात तो ठीक है, हम लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जीत है तो इस पर भी गौर करना होगा कि कई सीटों पर मार्जिन घटा है बीजेपी का। देखिए अभिषेक जी, कई सीटों पर मार्जिन घटा है, कई सीटों पर ऐतिहासिक मार्जिन बढ़ा है। जी, तो हार और जीत, एक वोट से भी हो हार और जीत, तो जीत होता है, हार हार होता है। इसलिए हम उसमें समीक्षा करेंगे कि किन विधानसभाओं में हमने हारा है, किन विधानसभाओं में हमें जीत मिली है, और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम उस पर समीक्षा करके ऐसा कार्य करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर जो भरोसा किया है, उस भरोसा पे हम खरा उतरे। ठीक है। संदीप जी, 2019 में आप 2 सीटें जीतते हैं, कोरबा और बस्तर, और अब उसमें से सिर्फ एक ही सीट आप रिटेन कर पाए हैं, कोरबा की। वोट प्रतिशत में गिरावट आई है कांग्रेस के इस लोकसभा चुनाव में। काफ़ी सारे विषय चिंता के कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात हम करें तो छत्तीसगढ़ में आप अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब से 1996 से 8 से 11 सीट बीजेपी पाते रही। मतलब मेजोरिटी पार्लियामेंट सीट बीजेपी ही पाई है, और इस बार भी यही स्थिति रही है। ये तो आंतरिक असेसमेंट का बात है। तो आप मान के चल रहे थे कि 1-2 सीट पर ही जीत सकते हैं? नहीं, हम तो हमारा जो मानना था कि 4 से 5 सीट में जीतेंगे, इसलिए कौन कौन सी सीट, कौन, अब तो चुनाव हो गए सर, अब बता दीजिए कौन कौन सी सीटों पर मान रहे थे? एक तो कांकेर है, क्योंकि पिछली बार क्लोज मार्जिन था। देखिए, कांकेर से लग रहा था, जिससे आप देखे होंगे बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार भी जीता था, इस बार भी जीती। हम जांजगीर सोच के चल रहे थे, कोरबा हमारे पास था ही, और भूपेश बघेल जी राजनांदगांव जो सीट था उस पर उम्मीद थी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अधिकतम सीट बीजेपी पाई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ बधाई की पात्र है, बीजेपी के कार्यकर्ता सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इसमें मैं नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत नहीं किया होगा। बस अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो 10 सीट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसे जीतन राम मांझी 1 सीट होते हुए केंद्रीय मंत्री का पद मांग रहे बिहार से, उसी प्रकार से कम जो है छत्तीसगढ़ लगातार 96 से 8 से 11 सीट देते आई है, तो 2 से 3 केंद्रीय मंत्री यहाँ से देना चाहिए, क्योंकि जितने भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इसके काबिल भी हैं और उनको बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेकिन संदीप दुबे जी, एनडीए केंद्रीय नेतृत्व में क्या हिस्सा मिलता है छत्तीसगढ़ को, ये तो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन क्या इस नतीजे के बाद ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने की उम्मीद की जा रही है? 2 चुनाव अब लगातार बुरी तरह से हार चुके हैं। मैं मान के चलता हूं, और इवन मैंने तो इस बारे में आज लिखा भी है कि परिवर्तन होना चाहिए। जिस राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है, वहां नीचे स्तर तक परिवर्तन होना चाहिए। कारण क्या है, जब तक के कार्यकर्ता बुस्ट नहीं होंगे काम नहीं करेंगे, और कार्यकर्ता को बुस्ट करने के लिए एक जोश की जरूरत पड़ती है। वो जोश का अभाव रहा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात जो है जी, ठीक है, बोलिए। आप छत्तीसगढ़ तक ही, छत्तीसगढ़ में ही एक और बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरुण साव जी जो लोरमी सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे करीब 75-80 हजार से, वहां से सिर्फ इस बार 443 वोट के मैंने भारतीय जनता पार्टी आ गई। 443 वोट, साहू जी भी समझ रहे होंगे, देख लिए होंगे। अब विजय शर्मा जी जो है 1.5 लाख के या 1 लाख के पार थे मेरे ख्याल से, इस बार 3000 समथिंग कुछ वोट से कवर्धा में जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये इनका दायरा है कि ये समीक्षा करे ना करे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार की असफलता है कि आपके 2 जो काबिल है, देखिए एक गृह मंत्री का पद जो है 2 नंबर का पोस्ट होता है, उसके बाद डिप्टी सीएम में अरुण साव है। तो ये बड़े नेताओं का अपने क्षेत्र में सिकुड़ जाना जो है, ये बताता है कि जनता इनके कार्यों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई है विधानसभा स्तर में, इनके नेताओं के स्तर में जो पर्ची के द्वारा बनाए गए उप मुख्यमंत्री। अब रही बात जो है, 2-3 बात और मेरे को आज इजाजत दीजिए कहने को। पहला तो भारतीय जनता पार्टी जो 370 पार का नारा दी, वो इसलिए दी कि हम 370 आर्टिकल को जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से चुनाव नहीं। दूसरा बात, भारतीय जनता पार्टी अभी पूर्ण बहुमत में नहीं आया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है,
मिलीजुली सरकार रहेगी। आपको इस सरकार को अन्य दलों का भी बात मानना पड़ेगा। आज ही जे जनता दल यूनाइटेड ने कह दिया है कि अग्निवीर योजना की हम समीक्षा करेंगे, हम नहीं सारे ठीक है, दलों से इस बारे में बात उस पे भी नहीं। आएंगे, लेकिन मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, जो नतीजे निकल कर आए उतने कुछ सरप्राइजिंग लगे नहीं। कांग्रेस का उसी तरह का कुछ प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी मेजोरिटी सीट जीतती आ रही है, इस बार भी जीत गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें दिलचस्प देखने को मिली। एक तरफ कांग्रेस ने अपने पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने बीजेपी को देखा कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज पार्टी के नेताओं, ब्रजमोहन अग्रवाल से लेकर तमाम नेताओं को मेन सीटों से खड़ा किया, जबकि वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि वो जीतेंगे। लेकिन उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, कुछ कुछ जो एंटिसिपेट किया जा रहा था वैसा ही देखने को मिला है, कुछ खास बदलाव नहीं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है, और जो मतलब नतीजे आए हैं वो एक तरीके से इसी प्रकार के नतीजों की अपेक्षा की जा रही थी। तो वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ऐसे भी देखिए छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी भाजपा 9 सीटों पर और कांग्रेस के पास में केवल 2 सीटें, तो कांग्रेस के पास में होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। एक सीट और उसकी कम हो गई, अब एक ही सीट बची है जो ज्योत्सना महंगी जीती है कोरवाली, इसके अलावा कुछ इसके पास बचा नहीं है। और ओवरऑल यदि रिजल्ट को हम देखें तो देखिए निश्चित रूप से समीक्षा करना या न करना, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जीत की कोई समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा हार की होती है, और हार की समीक्षा बहुत कम होती है आजकल, जो भी औपचारिक होती है। तो जो भी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर में बनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर, यदि हम पिछले 2-3 चुनाव से बात करें तो 2-3 चुनाव से लगातार भाजपा और कांग्रेस दोनों के मतों का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन मतों का प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ सीटों का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल पाई, उसका वोट परसेंट जरूर बढ़ा लेकिन उसको सीटें नहीं मिल पाई। और दोनों भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो वोटिंग परसेंट का अंतर था वो लगभग 10% के आसपास का डिफरेंस दोनों के बीच में था। तो 10% के मतों का अंतर रहा और भाजपा 8 से लेकर के 10 सीटें तक लगातार जीतती चली आई छत्तीसगढ़ में। तो ये जो परिस्थितियां बन के आई है, इसमें कांग्रेस को निश्चित रूप से सोचने की बात है, विचार करना होगा कि क्या परिस्थितियां रही और क्यों हम सारे दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी भूपेश बघेल जैसा चेहरा, जो भारतीय कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जिसको कह सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ के अंदर में जो थे उनको मैदान में उतारा था। मतलब 2nd नंबर पर उनका फेस थे, उनको मैदान में उतारा। इसके अलावा और भी तमाम जो बड़े चेहरे थे, सी बहरिया जो बड़ा चेहरा था उसको मैदान में उतारा। इन सारे चेहरों को उतारने के बाद भी क्यों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? इसके साथ साथ जो सोशल मैकेनिज्म होता है, सोशल मैकेनिज्म पर भी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी उतारे। और इसका जो देखिए कई जगह तो ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशी ऐसे उतारे और ग्रुप से लेकर के आपने 4 प्रत्याशी उतार दिए। देव यादव ग्रुप से, तामदर साहू ग्रुप से, भूपेश बघेल ग्रुप से, तो एक ही जगह से 4 प्रत्याशी अलग अलग जगह आता है। आपने उतार के सोशल मैकेनिज्म का ध्यान तो रखा मगर स्थानीयता का ध्यान नहीं रखा, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो इन सारी चीजों पर विचार करना होगा। जी 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 मनीष जी, आपने वोट प्रतिशत की बात कही, मैं उस पर जरूर आना चाहूँगा क्योंकि आंकड़े बड़े दिलचस्प है। अगर वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव के देखें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत था 60.2, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में 52.65 है। मतलब लगभग 7.5% के वोट प्रतिशत जो है उसमें गिरावट है बीजेपी के। और अगर इसको कंपेयर किया जाए हालिया विधानसभा चुनाव से तो 46.9% रहा है। तो उससे कह सकते हैं कि 5% की बढ़ोतरी है, लेकिन 7% की गिरावट है पिछले लोकसभा चुनाव से। तो क्या वाकई माना जाए मोदी मैजिक चला छत्तीसगढ़ में या नहीं चला? जो निश्चित रूप से देखिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव की जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में केवल मोदी के चेहरे पर लड़ा था, मोदी की गारंटी पर लड़ा था, मोदी के नाम पर लड़ा था और उसमें उनको विजय प्राप्त हुई। तो जब उसमें विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने मोदी के चेहरे पर खड़ा और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि मोदी के मैजिक ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी कुछ 1-2 सीटों को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर उनका मार्जिन 40,000 से ऊपर का है। ब्रजमोहन अग्रवाल जो जीते हैं रायपुर लोकसभा से, तो वो लगभग 5,73,000 से ऊपर वोटों से जीते हैं। उसी तरह विजय बघेल जो है वो 7.5 लाख से ऊपर वोटों से जीते हैं। तो कई जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी निश्चित रूप से मोदी का मैजिक को काम किया है। उसके साथ साथ विष्णुदेव साय की सरकार ने 3 महीने में जो भी वादे उन्होंने पूरे किए तो उन वादों को लेकर के जनता के सामने गए, उसका भी फायदा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और वोटिंग परसेंट की जो आप बात कर रहे थे कि जो वोटिंग परसेंट में डिफरेंस आया है,
निश्चित रूप से वोटिंग परसेंट में डिफरेंस जरूर आया है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 9 से 10 हो गई है। वोटिंग परसेंट कम हुआ लेकिन जी। सीट यहाँ पर बढ़ गई। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स तो उनको मिल गई, वोटिंग परसेंट जरूर कम हुआ। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये स्थिति क्यों निर्मित हुई। लेकिन जब कहते हैं ना कि ओवरऑल रिजल्ट जो होता है, जब 11 में से 10 सीट उनके पास आई तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसमें चिंतन मनन भारतीय जनता पार्टी की करेगी। नहीं, लेकिन मनीष बोरा जी, इस बात पर भी तो डिस्कस होता है कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर अगर 2 से 3% का वोट प्रतिशत ऊपर नीचे हो जाए तो नतीजे बदल सकते हैं। इस पे कांग्रेस से भी जवाब चाहूंगा मैं। संदीप जी, 35.2% आपका वोट परसेंट था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो इस बार बढ़ के 41 पर जरूर पहुंचा। तो वोट प्रतिशत में जो है बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन जमीन पर उसका कुछ फायदा होते दिखा नहीं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जो प्रतिशत के मामले में, पूरे आप देश के कई सालों का भी आप समीक्षा करेंगे तो परसेंटेज में उलझ के रह जाए। ये तो जो प्रत्याशी होता है उसकी स्थानीयता, उसकी स्वीकार्यता, उसका जातिगत स्टेटस उस लोकसभा क्षेत्र में, ये सब काम करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल जी ने 5 लाख या 6 लाख से ज्यादा वोट एक साथ पा गए। जैसे शिवराज सिंह 8 लाख 9 लाख वोट पा गए। इंदौर में शंकर लालवानी पा गए। असम से कांग्रेस का एक प्रत्याशी 12.5 लाख वोट के डिफरेंस से जीता। तो ये सब वोट प्रतिशत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप चुनाव को जब देखते हैं तो आपको वोट प्रतिशत उस लोकसभा का देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कोरबा में पिछले बार जो वोट प्रतिशत था कांग्रेस को या बीजेपी को, वो कितना था टोटल इन ऑल छत्तीसगढ़ का या देश का या किसी प्रदेश का आप गिनेंगे वो करेंगे तो मेरे हिसाब से ना वो नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली स्थानीयता और ये सब जो 3, 4, 5 कारक हैं उससे प्रत्याशी को जीत मिलती है। और रही बात संदीप जी, फिर ठीक है, सीट वाइज ही चलते हैं, क्योंकि लगातार जो भी प्रत्याशी आपकी पार्टी की तरफ से उतारे गए, चाहे भूपेश बघेल जी को उतारा गया हो या शिव डहरिया की बात हो या देवेंद्र यादव की, इनको लेकर लगातार यही आरोप लगाती रही बीजेपी कि बाहरी प्रत्याशियों को दूसरी सीट पर उतारा जा रहा है। तो क्या वर्क कर गया क्या ये जो आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाए जा रहे थे? ऐसा मेरा थोड़ा मानना है, लेकिन आप ये देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आरोप क्या लगाएगी, वो तो स्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरोज पांडे को कोरबा लड़ने के लिए भेजा है। और जो दुर्ग वाली बात है, 4 प्रत्याशी गए, पत्रकार साहब ने बताया जी। तो ये सब स्थिति तो है कि हमने सोशल इंजीनियरिंग का तो वो सब किया, लेकिन हमने जो है जो प्रत्याशी बाहर भेजे वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा कारण था वो मोदी वर्सेस जो है कांग्रेस था। और मोदी का अपना जो भी स्थिति था, उनका कैडर था और उनका प्रचार करने का तरीका था, उनका संसाधन उनके पास थे, जिस प्रकार से मीडिया भी उनको साथ दे रही थी। तो इस बार जो माहौल था, वो जो माहौल उन्होंने बनाने की अंतिम प्रयास कहते हैं जिसको, उन्होंने किया है और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो संदीप जी, ये माने आपके इस बयान से कि आपकी पार्टी के दिग्गज नेता जो महालक्ष्मी योजना से लेकर अग्निवीर और तमाम दूसरे मुद्दे रख रहे थे आरक्षण के, वो नहीं चल पाए, मोदी फैक्टर के आगे वो नहीं टिके। उसको हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा पाए। उसका मैं आकलन जो करता हूं उससे मैं बता सकता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से असेसमेंट किया, लेकिन हम अपने कार्यकर्ता को समझा नहीं पाए कि हम आपकी बातों को प्रॉपर रूप से समीक्षा किए हैं। अब हम फिर से उठ खड़े होने के लायक हैं। लेकिन हमने तुरंत लोकसभा चुनाव आ गया, उस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हम अपने कार्यकर्ताओं को जो बूस्ट करना चाहिए, जो प्रेरित करना चाहिए, हमारे बड़े लीडर कर नहीं पाए। ये हार का एक कारण मैं मानता हूं। तो संदीप जी, इस हार के लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि चर्चा तो यही हो रही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में देखें, हार के बाद जिस तरह से परिवर्तन हुआ संगठन में, युवाओं को तरजीह दी गई, वरिष्ठ नेताओं को बोला गया कि अब जाके आप जो है महत्वपूर्ण काम संगठन में संभालिए, लेकिन अब मूल काम जो है वो युवा देखेंगे। तो क्या अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद हार की टोपी एक दूसरे के सर पर पहनाई जा रही थी आपके पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा। मैं यह मानता हूं कि मध्य प्रदेश में एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जस्ट पहले बनाया गया था, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ भी परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ठीक है, एतराम जी,
जो बात कही जा रही थी कोरबा के लिए, ये जो बाहरी का आरोप आपने कांग्रेस पे लगाया था कि बाहरी प्रत्याशी को उतारा जा रहा है, बाहरी को समर्थन नहीं मिलेगा जनता का, कोरबा में आपके साथ भी वही हुआ? देखिए अभिषेक जी, चुनाव में जैसा कि संदीप जी ने कहा, स्थानीय प्रत्याशी का भी एक महत्व होता है, उनकी भी एक अलग उस क्षेत्र में एक पहचान होती है, उस क्षेत्र के लोगों से लगाव होता है। बहुत सारे कारण हैं चुनाव जीतने हारने के। रह गई सरोज पांडे जी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री है, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दायित्व में रही है। पूरे प्रदेश उनके लिए उनके घर परिवार जैसा था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। अभी संदीप जी कुछ बातें कह रहे थे कि 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो एक स्थिति ये भी थी 1984 में कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करती गई और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना इतना अच्छा वर्चस्व स्थापित किया कि 2003 में हमने विधानसभा चुनाव जीते और लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। रह गई लोकसभा की बात, तो लोकसभा लगातार हम 9 सीट 10 सीट लगातार हम जीतते आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार भरोसा है, इसीलिए उनका स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब हम जीतते हैं। बाहरी और भीतरी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पर एक इसीलिए तो एहतराम जी, इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि इतना अच्छा प्रदर्शन आप करा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है लंबे समय से, इतना शानदार प्रदर्शन रहने के बावजूद भी? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ को कभी भी अनदेखा नहीं कर रही, लगातार छत्तीसगढ़ को एक सम्मानजनक स्थिति देते हुए छत्तीसगढ़ के लगातार विकास के लिए हमारे केंद्र की सरकार, जैसे विगत 10 सालों में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास में कहीं भी कमी नहीं किया। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के नेता भी ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए मोदी जी ने कभी भी दुआ भाव नहीं किया। एक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यों को उन्होंने विकास के लिए आगे बढ़ाया, वैसे ही छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, ऐसा इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का बयान भी आया था। इसलिए मोदी जी 10 सालों में आपको नहीं मिलता कि केंद्रीय कैबिनेट में राज्य के इतने बड़े नेता जो इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल पूरे देश में 9वें नंबर पर है सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने के मामले में, क्या राज्य के इतने बड़े नेताओं को, इतने वरिष्ठ नेताओं को जो लगातार 8-8 बार जीतते आ रहे हैं, क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में विचार करेंगे और निश्चित रूप से वो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास और इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ बोलने के लिए विकल्प नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अब से पहले भी जब आप जीते इस बात के लिए हम भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल दीजिए, पर ये केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से विचार करेंगे और छत्तीसगढ़ में किसको मंत्री बनाना है। ठीक है, मनीष वोरा जी से समझ लेते हैं। मनीष जी, क्या कारण है इतने लंबे समय से लगातार बीजेपी मेजोरिटी सीट जीतती आ रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन केंद्र में मंत्री पद नहीं मिल रहा? क्या लग रहा है इस बार मिलेगा, या अब तक जो नहीं मिल रहा उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि केंद्र में मंत्रिमंडल में पद नहीं मिला है। मुझे लगता है कि हर बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं। इसके पहले राज्य मंत्री थी रेणुका सिंह, उसके पहले भी विष्णुदेव साय राज्य मंत्री थे, तो लगातार प्रतिनिधित्व जब छत्तीसगढ़ को मिलते रहा, लेकिन राज्य मंत्री का पद मिलते रहा है। कैबिनेट मंत्री का पद केवल मुझे लगता है एक ही बार मिला था, वो भी रमेश बैस जी को मिला था। उसके अलावा कोई कैबिनेट मंत्री का पद छत्तीसगढ़ से नहीं मिला है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने पूरा का पूरा अपना समर्थन जो है वो दिया है। और जहां तक बात होती है, देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात की, उस समय अटल जी ने आह्वान किया था कि आप 11 की 11 सीट हमको दीजिए, हम छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी और भाजपा ने अपना वादा भी पूरा किया था। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तो एक राज्य मंत्री से ज्यादा पद जो है वो छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा। निश्चित रूप से ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 मंत्री छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। एक कैबिनेट मंत्री, वो भले 2 राज्य मंत्री देते हैं, एक कैबिनेट मंत्री और 2 मंत्री मिल जाने चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में विकास का जो वो है वो ज्यादा सही तरीके से चल सके। और दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र में भी यदि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार की जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है,
वो कहीं ना कहीं साकार होती नजर आएगी। और देखिए निश्चित रूप से बड़ी जीतें छत्तीसगढ़ में हुई, मैंने पहले भी कहा, रिजवान अग्रवाल लगभग 5,75,000 वोट से, विजय बघेल जो है वो लगभग 4.5 लाख वोट से जीते हैं। तो ये बड़ी चीज छत्तीसगढ़ में हुई है, इनको स्थान निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का जो बात का हम करते हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ को लेकर के जो स्थितियां निर्मित होती हैं, में लगातार ये होता है कि छत्तीसगढ़ की आवाज को उतनी दमदारी से कोई नेता नहीं रख पाते हैं। चाहे पहले जितने भी सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद रहे, लेकिन रेलवे की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है उसको लेकर के कोई भी सांसद ने बड़ी दमदारी से मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया। रेलवे को लेकर बहुत ही बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ में है, और इसको लेकर के मुझे लगता है निश्चित रूप से जो नए सांसद चुनकर के आए उनको इस बात को केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहिए और इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि मध्य भारत में इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करने के बाद क्या राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं को केंद्र में तवज्जो दी जाती है कि नहीं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस को जो ये नतीजे मिले हैं, क्या उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में हमें मिल पाएंगे, और सवालों के घेरे में तमाम चेहरे हैं। समीक्षा के बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, हार के पीछे क्या कारण है, और जो जीते हैं उन्हें जीतने के बाद क्या मिलता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में, राज्य के मंत्रिमंडल में भी काफ़ी सारे पद खाली होने वाले हैं। ऐसे में उन स्थानों पर किसे तवज्जो दी जाएगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।